के साथ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु का समय माना जाता है। अरस्तु का जन्म मैसेडोनिया के समुद्र तट पर स्तगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के पिता राज्य वैद्य थे और उनकी अभिलाषा अपने पुत्र को भी वैद्यक सिखाने की थी, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई और अरस्तु ईसा पूर्व 368 के लगभग एथेंस आकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में प्रविष्ट हो गए। उस समय अरस्तु की आयु 17 वर्ष की थी और उन्होंने प्लेटो का सत्संग लाभ लगभग 20 वर्षों तक किया। अनेक विद्याओं का विधिवत अध्ययन मनन करने के साथ साथ कुछ वर्षों तक अरस्तु ने अध्यापन कार्य भी किया। स्वयं प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित थे और अरस्तु को विद्यापीठ का मस्तिष्क कहते थे। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात अरस्तु एथेंस छोड़कर हर्मिथास के राज दरबार में जाकर एक शिक्षक और चिकित्सक के रूप में रहने लगे। परंतु 343 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने उन्हें अपने पुत्र सिकंदर का शिक्षक नियुक्त कर दिया। उस समय सिकंदर की आयु 13 वर्ष की थी और सिकंदर के राज्याभिषेक के पश्चात अरस्तु उनके साथ रहने लगे। अरस्तु ने एथेंस के निकट अपोलो में अपना एक स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापित किया, जहां ज्ञान की प्रायः सभी शाखा प्रशाखाओं का अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात अरस्तु को दुर्दिन का सामना करना पड़ा और उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। उसके बाद अरस्तु एथेंस छोड़कर यूकोआ के अंतर्गत छालकिस नामक स्थान में रहने लगे और 1 वर्ष के बाद वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। वस्तुतः अरस्तु की प्रतिभा बहुमुखी थी और ज्ञान विज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र न था जिसे अरस्तु की प्रतिभा का प्रकाश न प्राप्त हुआ हो। कहा जाता है कि अपनी 62 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की और तर्कशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन एवं राजनीति आदि सभी ज्ञान विज्ञान की प्रमुख शाखा प्रशाखाओं पर विस्तृत विचार किया। उन्होंने साहित्य शास्त्र से संबंधित उनके केवल 2 ग्रंथ हैं, भाषण शास्त्र यानी रेटोसिक्स और काव्य शास्त्र यानी पोएटिक्स या पेरीपोएटिकिस। उनका जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है काव्य एवं कला संबंधी, चूंकि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, तो उनके चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और जहां की प्लेटो ने अपने दर्शन जनित सिद्धांतों की पूर्ण धारणा के आधार पर काव्य को परखा, वहां और काव्य वस्तु की सामाजिक उपयोगिता पर ही ध्यान रखा, वहीं अरस्तु ने मूल्य या प्रकृति विषय किसी पूर्व धारणा के आधार पर काव्य का परीक्षण नहीं किया, बल्कि काव्य प्रकृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने काव्य मूल्यों की स्थापना की। इस प्रकार अरस्तु की आलोचना पद्धति विश्लेषणात्मक थी और उन्होंने कविता की व्याख्या ही सर्वथा नवीन ढंग से की और काव्य का मूल मानव स्वभाव की प्रवृत्तियों में खोजते हुए यही लिखा कि कविता 2 विशेष कारणों से उद्भूत होती है। ये दोनों कारण स्वाभाविक हैं। पहला कारण है अनुकरण और सहज वृत्ति, जो मानव में शैशवावस्था से ही पाई जाती है और यही कारण है कि वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मनुष्य सब कुछ अनुकरण से सीखता है और अनुकरण में आनंद की अनुभूति भी होती है। अरस्तु का कहना है कि काव्य के उद्भव के मूल में दूसरी सहज वृत्ति सामंजस्य और लय की है और इस सहज वृत्ति से संपन्न मनुष्य धीरे धीरे अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास करता है, जिससे उसकी कृतियां कविता का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार अरस्तु कविता का जन्म मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से मानकर उसका जीवन से घनिष्ठ संबंध बतलाते हैं और यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो वस्तु जीवन के भीतर से प्रकट होती है वह जीवन के लिए स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण होगी।
कविता की महत्वपूर्ण और जीवन की स्वाभाविक सृष्टि मानने के साथ साथ अरस्तु ने कवि को सृष्टा भी कहा, क्योंकि वह कथानक की सृष्टि करता है और यह कथानक ही काव्य की आत्मा है। जीवन के अनेक पक्ष और क्षेत्र होने के कारण काव्य में भी विशदता और विस्तार की संभावनाएं रहती हैं, परंतु जीवन का जो रूप कविता में अंकित होता है वह अनिवार्य रूप से सत्य नहीं होता, बल्कि उसमें कल्पना की भी गुंजाइश होती है। और यही कारण है कि उसका चयन यथार्थ जीवन से करने के बावजूद वह कभी कभी पूर्णतः कल्पित प्रतीत होता है। पर काव्य का सत्य हमेशा इतिहास के सत्य से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वह मुख्यतः कवि द्वारा दर्शित एवं अनुभूत और यथार्थ जीवन से लिया गया होता है। लेकिन यह अवश्य है कि यदि काव्य में प्रस्तुत किया गया जीवन शैलीगत नवीनता भी लिए हुए हो तो वह और भी अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। तो अरस्तु ने काव्य के उच्च स्तरीय प्रश्नों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आश्रय लेकर यह प्रतिपादित किया कि काव्य भी चित्रकला के सदृश एक प्रकार की कला ही है, क्योंकि उसमें अनुकृति का गुण विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चित्रकला के माध्यम से चित्रकार जीवन को 3 दृष्टियों से प्रस्तुत करता है, एक तो वह जैसा देखता है उसी रूप में, दूसरे उससे उत्तम रूप में और तीसरे उससे निकृष्ट रूप में, उसी प्रकार कवि अपनी कृति में जीवन का चित्रण करते समय इन 3 दृष्टियों का आश्रय लेता है। तो अरस्तु का कहना है कि काव्य प्रकृति का ऐसा अनुकरण है जिसका माध्यम भाषा है, और वह कलाओं के भी 2 वर्ग मानते हैं, पहला उपयोगी कला और दूसरा अनुकरणात्मक कला। और वो अनुकरणात्मक कला को ललित कला कहते हैं और अनुकरणात्मक कला को अरस्तु उपयोगी कला से श्रेष्ठ मानते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने ललित कक्षाओं में काव्य, संगीत एवं नृत्य को उत्कृष्ट और चित्र एवं मूर्ति कला को निम्न कोटि का बतलाया है। अब हम लोग थोड़ी दृष्टि इनके अनुकरण सिद्धांत पर डालें। अपने गुरु प्लेटो के समान अरस्तु ने भी कला को अनुकरण मानते हुए अनेक कलाओं की भांति काव्य कला का मूल स्रोत अनुकरण को माना है। और अरस्तु ने अपने युग में प्रचलित कला अनुकरण है सूत्र को स्वीकारा और प्लेटो के अनुकरण शब्द का प्रयोग हूबहू नकल करने के अर्थ में किया था। और उनका कहना था कि कवि या कलाकार बाह्य जगत की वस्तुओं का अनुकरण प्रस्तुत करता है, लेकिन अरस्तु ने यह माना कि कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं, बल्कि प्रकृति का सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है, यानी प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण कलाकार करता है। तो इसलिए अरस्तु के इस कथन का कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है, अभिप्राय यह हुआ कि कला प्रकृति के सृजनात्मक नियमों का अनुसरण या अनुकरण करती है। तो इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण विषयक दृष्टिकोण में मूल विभिन्नता इस तथ्य में है कि प्लेटो ने अनुकरण का विषय बाह्य प्रकृति की वस्तुओं को माना और अरस्तु ने गोचर वस्तुओं के अस्तित्व में आधारभूत रूप से निहित प्रकृति नियमों को अनुकरण का विषय कहा। तो वस्तुतः प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय जगत के बाह्य स्थूल एवं गोचर रूप मात्र से नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति को विश्व की सृजनात्मक शक्ति या उत्पादक सिद्धांत मानते हैं और अपने ग्रंथ पोएटिक्स में लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपने फिजिक्स नामक ग्रंथ में लिखा है, कोई वस्तु क्या है उसे हम अपेक्षाकृत सही रूप में तभी कह सकते हैं जब उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, न कि वह अपूर्ण रूप से विकसित दशा में हो। कहने का अभिप्राय यह है कि वस्तु का पूर्ण विकसित रूप ही उसका आदर्श रूप होता है और यही उसका सामान्य रूप भी है, और इसी रूप या आदर्श की उपलब्धि की ओर प्रकृति निरंतर कार्यरत रहती है। पर कई कारणों से वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती और कवि या कलाकार उक्त अवरोधक कारणों को हटाकर प्रकृति की सर्जन क्रिया का अनुकरण करता है।
और प्रकृति के जो अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण करता है। तो इस प्रकार कवि या कलाकार वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करते हैं कि उस वस्तु के सार्वभौम एवं आदर्श रूप का बोध हो, और इसलिए अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। यानी अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करते हैं जो उस वस्तु के सार्वभौम एवं आदर्श रूप का बोध कराता है, और अरस्तु का कहना है कि अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण के शाब्दिक अर्थ में अरस्तु ने एक नवीन जीवन भरकर कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, और सुंदर को शिव से अधिक व्यापक मानकर कहा कि अनुकरण पुनः सृजन की एक क्रिया है, जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी घटना सामग्री का चयन करते समय यथार्थ एवं वास्तविक जगत में से किसी अभिनय वस्तु का निर्माण करने में समर्थ होता है। इस प्रकार अरस्तु के कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकरण का अर्थ है प्रतिकृति यानी रिप्रोडक्शन या विचार के अनुरूप सर्जन साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे कि हम जीवन का कल्पनात्मक पुनः सृजन कह सकते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु ने कविता को अनुकरणात्मक कला मानते हुए भी उसे कला का सर्वोच्च प्रकार बतलाया और कहा कि कविता मानव जीवन के सार्वभौम तत्व की अभिव्यक्ति है, जो विशिष्ट से बाह्य न होकर विशिष्ट में ही अंतर्निहित है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अरस्तु ने कविता में अनुकरण का वही अर्थ ग्रहण किया जो अर्थ आजकल हम तंत्र या शिल्प का मानते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु का यह जो अनुकरण सिद्धांत है वह निर्विवाद रूप से काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और यह सिद्धांत भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रतिकृति को नहीं। यानी अरस्तु का कहना है कि प्रकृति का भावनामय अनुकरण है कविता। धन्यवाद।